जय हिंद प्यारे साथियों। अद्वैत एसीआई परिवार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे साथियों, ये जो हिंदी की सीरीज आपकी चल रही है, एक जो मुहिम हमने चलाई थी कि हिंदी जीरो टू एडवांस लेवल की आपको सिखाई जाएगी, उसी श्रृंखला में आज ये जो आपकी क्लास होने वाली है, ये क्लास नंबर 6 होने वाली है। इस क्लास में जो आपका टॉपिक चल रहा है, जो हमने हिंदी में पहला टॉपिक लिया था, वो था हिंदी भाषा का उद्भव और विकास। तो ये हिंदी भाषा के उद्भव और विकास पर लास्ट क्लास यानी अंतिम क्लास आपकी होने वाली है। इसके बाद में जो क्लास की हम शुरुआत करेंगे वो होगा हिंदी वर्णमाला, यानी अगला जो टॉपिक हम शुरुआत करेंगे वो हम हिंदी वर्णमाला से करेंगे। तो इस अध्याय में, अध्याय नंबर 1 में, ये आपकी अंतिम क्लास होने वाली है। तो प्यारे साथियों, यदि आप शुरू से स्टार्टिंग से क्लासों को देखते हुए आ रहे हैं तो आपको पढ़ाने का तरीका भी समझ में आ गया होगा कि किस सिस्टमेटिक, किस विधिवत तरीके से हम आपकी क्लासों को ले रहे हैं। तो इस क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले आप लोग देखिएगा तो हिंदी की क्लास नंबर 6 है। इस क्लास नंबर 6 में जो हमारा अध्याय चल रहा है वो अभी तक पहला ही अध्याय चल रहा है, और इस अध्याय में अब हम इस अध्याय पर अंतिम क्लास ही लेने वाले हैं। ये जो क्लास आपकी उपयोगी होगी, ये यूपी पुलिस, यूपीएसआई, यूपी पैट, लेखपाल, पीसीएल या ऐसा कोई भी एग्जाम जिसमें हिंदी पूछी जा रही है, उसके लिए ये क्लास उपयोगी होगी। इस हिंदी की सीरीज को हमने बड़े विधिवत तरीके से आपके लिए डिजाइन किया है, ताकि आप चीजों को सिस्टेमेटिक तरीके से एक सीक्वेंस वाइज चीजों को आप समझ पाए। हमारे पास में जो पिछले 5-6 वर्षों का अनुभव है, उस अनुभव के आधार पर ही आपको हम चीजें प्रोवाइड करा रहे हैं। तो आप कोई भी एग्जाम देंगे, बिल्कुल आरओ का आप दें, एआरओ का आप दें, या ऐसा कोई भी एग्जाम यूपी पुलिस, यूपीएसआई जिसमें हिंदी पूछी जा रही है, तो आप पाएंगे कि यहाँ से बाहर आपको क्वेश्चन नहीं मिलेगा। ये कुछ हमारे बारे में, हमारा नाम ही किशोर सर सिलेक्टेड है उत्तर प्रदेश पुलिस में। तो आइएगा शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम यही जानते हैं कि जो अभी तक हमने पढ़ा है हिंदी में, वो क्या क्या हमने पढ़ लिया है। तो यदि आप एक बार नजर दौड़ाएंगे तो हिंदी में हमने अभी जो पढ़ा है वो भाषा शब्द का निर्माण और अर्थ, ये हमने पढ़ लिया है। भाषा की परिभाषाएं हमने पढ़ ली हैं। भाषा की उत्पत्ति से संबंधित जितने भी सिद्धांत थे वो सभी सिद्धांत हमने पढ़ लिए हैं। भाषा की प्रकृति और विशेषताएं, ये भी हमने जान ली है। भाषा के प्रकार हम पढ़ चुके हैं। भाषा के आधार कितने हैं, भाषा के अंग, भाषा का स्वरूप, ये लगभग लगभग चीजें हम पढ़ चुके हैं। और भाषा का वर्गीकरण पढ़ चुके हैं। साथ में भारतीय आर्य भाषाओं का वर्गीकरण भी हम लगभग लगभग पढ़ चुके हैं। जो चीजें अभी बाकी रह गई हैं वो आज की क्लास में हम कवर कर लेंगे। तो आज की जो स्पेशल रूप से हमारी क्लास डेडिकेटेड होने वाली है वो आपकी इन अध्यायों पर होने वाली है, भारतीय भाषा या भाषा से जुड़े अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं पर। प्यारे साथियों, इसके बाद जो हम क्लास लेंगे वो लेंगे विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न, यानी इस अध्याय से पिछले वर्षों में जो जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो लगभग लगभग हम सारे क्वेश्चन आपको कराएंगे, ताकि आप समझ पाए कि जो चीजें आपने पढ़ी हैं किस तरीके से वहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। लेकिन थ्योरी क्लास में उसको नहीं कराया जाएगा, उसके लिए जो आपकी क्लास होगी वो अलग, यानी एक प्रैक्टिस बैच के नाम से हम उस क्लास को चलाएंगे, ताकि एग्जाम से पहले अगर किसी को थ्योरी पढ़नी हुआ करे तो वो थ्योरी क्लास को देख लिया करे, और यदि किसी को प्रैक्टिस क्लास पढ़नी हुआ करे तो वो प्रैक्टिस क्लास के माध्यम से प्रैक्टिस करके भी एग्जाम में जा सकता है। तो आइएगा शुरुआत करते हैं हम।
पीछे जो हमने क्लास छोड़ी थी, इससे पिछली क्लास, वो क्लास हमने कुछ यहाँ पर आपकी कंप्लीट की थी। इन पीछे हमने पिछली क्लास में आपको समझाया था कि जो पंजाबी है वो पंजाब वाले क्षेत्र में बोली जाती है, और जो लहंदा है वो हमने बताया था कि लहंदा पंजाबी भाषा की पश्चिमी उपभाषाओं का क्या है, एक प्रकार से एक समूह है। तो पिछली क्लास में हमने यहाँ तक आपको चीजें करा दी थी। अब जो हम क्लास की शुरुआत करेंगे वो यहाँ से आगे करेंगे। ये सारी चीजें जो आपकी हैं ये अपभ्रंश से जुड़ी हुई चीजें हैं। तो अब हम अपभ्रंश में ही अंतिम बिंदु पे चलेंगे कि जो अपभ्रंश में जो कवि हुए हैं या अपभ्रंश में जितने भी रचनाकार हैं, जो महत्वपूर्ण रचनाकार हैं, वो रचनाकार कौन कौन से हैं, वो रचनाकार हम सभी जानेंगे। जब हम अपभ्रंश को पढ़ते हैं तो अपभ्रंश में सबसे पहले जो हमें कवि पढ़ने होते हैं वो होते हैं बेटा स्वयंभू। स्वयंभू के बारे में एक विशेष बात यह है कि इनको अपभ्रंश का प्रथम कवि भी माना जाता है, इनको अपभ्रंश का मुख्य कवि भी माना जाता है, और स्वयंभू को अपभ्रंश का व्यास भी कहा जाता है। स्वयंभू के बारे में ये 3-4 बातें आपको याद रखनी है। तो स्वयंभू को अपभ्रंश का प्रथम कवि, अपभ्रंश का मुख्य कवि और इनको अपभ्रंश का वाल्मीकि भी कहा जाता है। तो ये बात आपको याद रखनी है। अपभ्रंश का मुख्य कवि, अपभ्रंश का वाल्मीकि और अपभ्रंश का प्रथम कवि, ये तीनों ही बातें किसके बारे में कही जाती हैं? स्वयंभू के बारे में कही जाती हैं। स्वयंभू का जो समय है वो 783 ईस्वी के आसपास का माना जाता है। हालांकि समय को लेकर के विद्वानों में मतभेद है, हम उस मतभेद पे ना जा करके चीजों को आप लोग एक पॉइंट ऑफ व्यू से समझेंगे, क्योंकि जो मतभेद वाले क्वेश्चन होते हैं अक्सर वो एग्जाम में पूछे भी नहीं जाते हैं। तो आप याद रख लेंगे एक नॉलेज के तौर पर कि इनका जो जन्म है या इनका जो टाइम है वो 783 ईस्वी के आसपास का समय है। डॉक्टर जैन ने क्या कहा? देखो, डॉक्टर जैन ने कहा कि इनका जो जन्म हुआ है वो कर्नाटक में हुआ है। डॉक्टर जैन ने कहा कि इनका जो जन्म हुआ है वो कर्नाटक में हुआ है। तो ये डॉक्टर जैन के अनुसार एक मान्यता है कि इनका जन्म कर्नाटक में हुआ है। इनकी जो रचनाएं हैं उन रचनाओं में पौंचर्यु है। पौंचर्यु में श्री राम का वर्णन किया गया है। अब जब आप देखेंगे तो जो रामायण है, असल में रामायण में भी श्री राम का वर्णन है। तो रामायण में श्री राम का वर्णन है और रामायण को लिखा है वाल्मीकि जी ने। तो वैसे ही पौंचर्यु में श्री राम का वर्णन है, उसको लिखा है स्वयंभू ने। तो ठीक उसी प्रकार से हमने यहाँ से एक उपाधि इनको दे दी थी कि ये कौन है? अपभ्रंश के वाल्मीकि है। जैसे वाल्मीकि जी ने रामायण को लिखा, वैसे ही हमने मान लिया कि ये भी क्या है? अपभ्रंश के वाल्मीकि हैं। आगे देखिएगा, दूसरी इनकी रचना है ऋठेणीम चरियु। तीसरी इनकी रचना है स्वयंभू छंद, या इसी का नाम है स्वयंभू चरित। चौथी इनकी रचना है पंचमी चरियु। तो ये 4 इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। इन रचनाओं के बारे में याद रखेंगे और बाकी आप याद रखेंगे स्वयंभू से जो जुड़े महत्वपूर्ण बिंदु हैं वो ये कुछ इस प्रकार से हैं। स्वयंभू के बाद में जो दूसरे आपके कवि हैं वो आपके हो जाते हैं पुष्पदंत। पुष्पदंत को अपभ्रंश का दूसरा कवि माना जाता है। तो याद रखेंगे दूसरे कवि हैं पुष्पदंत, इनको अपभ्रंश का दूसरा कवि माना जाता है। इन्होंने अपने आप को, देखो इन्होंने अपने आप को क्या दी है? उपाधि दी है। इन्होंने अपने आप को अभिमान मेरु की उपाधि दी। इन्होंने अपने आप को अभिमान मेरु की उपाधि दी। इनका जो समय है वो 10वीं शताब्दी के आसपास का समय इनका माना जाता है कि इनका जो उद्भव हुआ वो 10वीं शताब्दी के आसपास हुआ है। पुष्पदंत को अपभ्रंश का व्यास, ये उपाधि याद रखेंगे। पुष्पदंत को अपभ्रंश का व्यास भी कहा जाता है। तो पुष्पदंत को अपभ्रंश का व्यास हम बोल देते हैं। शिव सिंह सेंगर ने पुष्पदंत को अपभ्रंश का भवभूति कहा है। तो अपभ्रंश का दूसरा कवि
अपभ्रंश का व्यास, अपभ्रंश का भवभूति, ये तीनों ही उपाधियां जो दी गई हैं वो पुष्पदंत को दी गई हैं। पुष्पदंत की जो रचनाएं हैं वो रचनाएं हैं जैसे महापुराण इनकी रचना है, ऋणय कुमार इनकी रचना है, और एक इनकी रचना है जिसका नाम है जसहर चरियु। तो ये जो रचनाएं आप देख पा रहे हैं ये सभी रचनाएं आपकी पुष्पदंत की हैं। पुष्पदंत के बाद में जो हमारे तीसरे कवि होते हैं या तीसरे कवि माने जाते हैं वो हैं धनपाल। जब आप धनपाल के बारे में देखेंगे तो याद रखेंगे पहला पॉइंट तो इनको अपभ्रंश का क्या माना जाता है, तीसरा कवि माना जाता है, यानी धनपाल को अपभ्रंश का तीसरा कवि मानते हैं। धनपाल का जो समय है वो 10वीं शताब्दी के आसपास का ही समय है। तो धनपाल का जो टाइम एक माना जाता है वो माना जाता है कि हाँ 10वीं शताब्दी के आसपास का ही समय है। इनकी रचना में एक रचना आपको याद रखनी है, इनकी रचना भविष्यत कहा। आप इसको ट्रिक से भी लगा सकते हैं, भविष्य उसका सही होगा जिसके पास में धन होगा। तो धनपाल, भविष्यत कहा, आप ये भी याद रख सकते हैं। फिर है अगले जो कवि हैं वो हैं जोइंद। जोइंद का जो समय है वो 10वीं शताब्दी के आसपास का समय है। जोइंद का टाइम 10वीं शताब्दी के आसपास का है। जोइंद की जो रचनाएं हैं उनमें दो रचनाएं ये प्रमुख रचनाएं हैं, जैसे एक है आपकी परमात्म प्रकाश और दूसरी जो रचना है बेटा वो है योगसार। तो जोइंद के बारे में आपको ये दो रचनाएं याद रखनी है, ये जोइंद की दो क्या है रचनाएं हैं। अगले कवि हैं अब्दुल रहमान। ये जो अब्दुल रहमान है इनका समय 12वीं से 13वीं शताब्दी के आसपास माना जाता है। हालांकि कुछ विद्वानों का ये मानना है कि ये अपभ्रंश के कवि नहीं है, ये अभट्ट के कवि हैं। लेकिन हमने आपको समझाया था कि कुछ विद्वानों का ये भी मानना है कि अपभ्रंश ही अभट्ट है या अभट्ट ही क्या है अपभ्रंश है। तो ये भी एक मान्यता है, तो आप इस बात को भी याद रख लेंगे। तो अधिकतर विद्वानों का यही मानना है कि ये कौन है, ये अभट्ट के कवि हैं। लेकिन अभट्ट को यदि हम अपभ्रंश मान के चलेंगे तो आप ये मान के चलिएगा कि हाँ ये भी अपभ्रंश से ही जुड़े हुए हैं। तो अब्दुल रहमान, इनका समय 12वीं से 13वीं शताब्दी के आसपास का माना जाता है। इनकी जो रचना है बेटा वो है संदेश रासक। इनकी जो रचना है वो है संदेश रासक। अब ये जो संदेश रासक रचना है वो याद रखेंगे भारतीय भाषा में रचित किसी मुस्लिम की ये पहली रचना है। किसी मुस्लिम व्यक्ति की भारतीय भाषा में रचित ये प्रथम रचना है जिसका नाम क्या है, संदेश रासक है। उम्मीद है यहां तक आप चीजों को बड़े अच्छे से समझ पाए होंगे। तो ये जो हमने जाना है, ये जो हमने पढ़ा है, ये अपभ्रंश के मुख्य कवियों को हमने पढ़ा है। अब इसके बाद में जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कुछ हिंदी के बारे में, क्योंकि अपभ्रंश के बाद में जो शुरुआत होती है वो अभट्ट की होती है, और अभट्ट के बाद में जो शुरुआत होती है फिर वो हिंदी की होती है। तो थोड़ा सा पहले अभट्ट के बारे में भी जान ही लेते हैं। जैसे आप देखेंगे अभट्ट भाषा, अभट्ट भाषा का जो समय माना गया है वो माना गया है 900 से 1100 ईस्वी के। अभट्ट का समय 900 से 1100 ईस्वी। तो अभट्ट भाषा समय है 900 ईस्वी से 1100 ईस्वी का समय। कुछ विद्वानों का मानना है कि अपभ्रंश ही क्या है, अभट्ट है। कुछ विद्वान मानते हैं कि अभट्ट कोई अलग चीज नहीं है, जो अपभ्रंश है वही क्या है, अभट्ट है। तो कुछ विद्वानों का ये मानना है। अभट्ट का सर्वप्रथम प्रयोग, अभट्ट भाषा का जो सर्वप्रथम प्रयोग आपको मिलता है वो मिलता है वर्ण रत्नाकर रचना में। ये वर्ण रत्नाकर जो रचना है ये ज्योतिषवर ठाकुर की है। तो अभट्ट भाषा का जो सर्वप्रथम प्रयोग आपको मिलता है वो मिलता है वर्ण रत्नाकर में, और ये जो रचना है वो किसकी है, ज्योतिषवर ठाकुर की ये रचना है। कीर्ति लता भट्ट का प्रयोग देखने को मिलता है, यानी जो कीर्ति लता है विद्यापति की रचना,
इस कीर्ति लता में भी आप देखेंगे तो आपको अभट्ट का क्या मिलेगा, प्रयोग मिलेगा। अजब दयाल ने अभट्ट को अपभ्रंश और आधुनिक भारतीय भाषाओं के बीच की कड़ी माना है। देखिए ये बात आपको समझना है। जो अजब दयाल हैं उन्होंने कहा कि जो अभट्ट है वो अपभ्रंश और आधुनिक भारतीय भाषाओं की बीच की कड़ी है। इसका क्या मतलब है? आपको अगर थोड़ा सा सीरीज याद हो तो हमने आपको बताया था कि एक आया था आपका अपभ्रंश, एक था आपका अपभ्रंश, ये आपका हो गया अपभ्रंश। अपभ्रंश के बाद में क्या शुरू हुआ है? अभट्ट शुरू हुआ है, अभट्ट। और अभट्ट के बाद में अब हम देखेंगे तो भारतीय आर्य भाषाएं हो जाएंगी, भारतीय आधुनिक भाषा हो जाएंगी, आधुनिक भारतीय भाषाएं हो जाएंगी। तो अभट्ट के बाद में आधुनिक भारतीय भाषा है और अभट्ट के पहले आप देखेंगे तो अपभ्रंश है। तो इन दोनों के बीच की जो कड़ी है वो क्या है? अभट्ट है। तो इसीलिए अजब दयाल जी ने कहा कि जो अभट्ट है वो अपभ्रंश और आधुनिक भारतीय भाषाओं के बीच की कड़ी है। इस बात को हमें पूरी पूरी उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे। अभट्ट के बाद में जब आप देखिए, मैंने आपको समझाया था कि अभट्ट के बाद में जो शुरुआत होती है वो होती है हिंदी की। जैसे प्यारे साथियों यहाँ समझेंगे आप, यदि आपको याद हो तो समझाया था कि सबसे पहले आप देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि आपका क्या है? लौकिक संस्कृत है। सबसे पहले क्या है? लौकिक संस्कृत है। उसके बाद में लौकिक संस्कृत के बाद में जो भाषा थी वो थी, सबसे पहले आप देखेंगे तो आप संस्कृत, वैदिक संस्कृत के बाद में वो थी लौकिक संस्कृत। और लौकिक संस्कृत के बाद में जो भाषा थी वो थी प्यारे साथियों पाली। और ये तो अपभ्रंश के बाद में थी आपकी अभट्ट, अबहट्ट। और अबहट्ट के बाद में प्यारे साथियों हिंदी के बारे में हम पढ़ते हैं। तो थोड़ा सा अब जो हम शुरुआत करेंगे, क्योंकि ये सारी चीजें तो हम पढ़ चुके हैं, इन सभी चीजों पर हम आपसे चर्चा कर चुके हैं। अब जो हम शुरुआत करेंगे वो करेंगे हम हिंदी की। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि हिंदी बनी कैसे है, हिंदी की उत्पत्ति कैसे हुई है, फिर उसका हिंदी का जो विकास हुआ है वो कितने चरणों में हुआ है। यदि आप एक बार फिर से थोड़ा सा ध्यान देंगे तो हमने आपको समझाया था कि हिंदी की भी बेटा 3 चरण है। हिंदी के जो चरण है वो 3 चरण है। एक हमने आपको समझाया था कि प्राचीन हिंदी है, प्राचीन हिंदी है जिसका जो समय है वो 1100 से लेकर के 1400 ईस्वी के आसपास का माना जाता है। दूसरा आपको हमने समझाया था कि ये जो मध्यकालीन हिंदी है इसका समय हमने आपको बताया था कि इसका समय 1400 से लेकर के 1850 माना जाता है। उसके बाद में हमने आपको समझाया था कि आधुनिक हिंदी है और आधुनिक हिंदी का जो समय है वो लगभग आप ये मान के चलेंगे कि 1850 से अब तक का समय है। तो ये जो आप देख पा रहे हैं ये हिंदी का इस प्रकार से क्या है? विकास हुआ है। ये आपका क्या हुआ है? हिंदी का विकास हुआ है। तो ये सारी चीजें पढ़ने से पहले हमें थोड़ा सा जानना होगा कि हिंदी हमारी बनी किस प्रकार से है। तो आइएगा सबसे पहले हम यही समझते हैं हिंदी के बारे में। तो जैसे आप देखिएगा, आप देखेंगे तो आपने एक शब्द सुना होगा कि हिंदी शब्द जो बना है वो सिंधु सभ्यता से बना है। और ये बात रियल में सही भी है, वास्तविक है ये बात। प्यारे साथियों, प्राचीन काल में जब ईरानी लोग, प्राचीन काल में जब ईरानी लोग भारत में व्यापार करने आते थे तो उस समय पर जो ईरानी लोग होते हैं या ईरान की जो भाषा है उनसे सही उच्चारण नहीं होता है से का और धे का। उच्चारण तो वो से का से ही करते हैं परंतु वो सुनने में ऐसा लगता है कि उन्होंने से को जो कहा है वो है कहा है और उन्होंने धे को जो कहा है वो दे कहा है।
तो ईरानी लोग जब भारत में व्यापार करने आते थे तो उनकी भाषा कुछ इसी प्रकार से थी कि वो बोलते तो से थे, लेकिन समझ में हमें क्या आता था, है। वो बोलते तो ध थे, समझ में हमें आता था दे। तो इसी कारण सिंधु से बन गया था आपका हिंदू शब्द, और हिंदू से बना फिर हिंद, और हिंद के बाद में बना हिंदवी, और हिंदवी के बाद में जो शब्द बना वो था हिंदी। तो इस प्रकार से हिंदी का क्या हुआ था प्यारे साथियों, विकास हुआ था। आइए इसी को अब समझते हैं। हिंदी शब्द की उत्पत्ति। हिंदी शब्द की उत्पत्ति सिंधु सभ्यता या सिंधु नदी से मानी जाती है, क्योंकि जब ईरानी भारत में व्यापार करने के लिए आए थे तो उनकी भाषा कुछ इस तरह भी या इस तरह थी कि वह से को है पढ़ते थे। से को है पढ़ते तो वो से ही थे, लेकिन ऐसा होता ना ईरानी भाषा में से का उच्चारण है की तरह होता है। तो से को वो है पढ़ते थे और दे को वो ध के रूप में उच्चारित करते थे। तो से को वो उच्चारित कर रहे हैं के रूप में और दे को वो उच्चारित कर रहे हैं ध के रूप में। तो आप देखेंगे तो से को उन्होंने क्या बनाया है, तो से बन गया है के रूप में। ध को बना दिया उन्होंने दे, तो ध बन गया दे के रूप में। तो सिंधु से क्या बन गया, हिंदू बन गया। अब सिंधु से क्या बना, हिंदू शब्द बन गया। हिंदू के बाद में कालांतर कुछ समय के बाद में इसमें परिवर्तन हुआ और ऊ का लोप हो गया, तो यहां से शब्द बन गया हिंद। कुछ समय के बाद में इसमें वी प्रत्यय जोड़ दिया गया, तो यहां से शब्द बन गया हिंदवी। और हिंदवी के बाद में बी प्रत्यय को हटा दिया गया, तो प्यारे साथियों यहां से जो शब्द बना वो बना आपका हिंदी। तो इस प्रकार से हिंदी का क्या हुआ है, विकास हुआ है और उत्पत्ति हुई है। उत्पत्ति कैसे हुई है, सिंधु शब्द से हुई है, और फिर धीरे धीरे उसी का क्या होता चला गया है, विकास होता चला गया है। अब यहां समझेंगे आप, तो हिंदी के लिए हिंदवी, देखो ये क्वेश्चन एग्जाम में बना है कि बताइएगा हिंदी को सबसे पहले हिंदवी किसने कहा। तो हिंदी के लिए हिंदवी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग फारसी कवि औफी ने किया था। देखिएगा अधिकतर पुस्तकों में आप पाएंगे तो वहां जो आपको मिलता है वो अमीर खुसरो मिलता है, लेकिन अमीर खुसरो से पहले 1228 ईस्वी में फारसी कवि औफी ने हिंदवी शब्द का प्रयोग किया था। तो याद रखेंगे कि हिंदी के लिए हिंदवी का शब्द, हिंदी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम फारसी कवि औफी ने किया था। और कब किया था, तो ये इन्होंने किया था सन 1228 ईस्वी में। इसके बाद अमीर खुसरो ने खालिक बारी, यानी एक रचना है अमीर खुसरो की, खालिक बारी में हिंदवी शब्द का क्या किया था, उल्लेख किया था। तो इस तरीके से ये आपने देखा हिंदी की जो उत्पत्ति हुई है और हिंदी का जो विकास हुआ है वो कुछ इस प्रकार से हुआ है। इसके बाद आप समझेंगे तो अब एक विवाद बना हुआ था प्यारे साथियों, वो विवाद क्या है वो थोड़ा सा आप समझेंगे। आप देखेंगे तो हिंदी को अगर आप देखें तो संविधान में हिंदी को राजभाषा बनाने के लिए बड़ा विवाद था कि किस भाषा को राजभाषा बनाया जाए, हिंदी को बनाया जाए राजभाषा, कि संस्कृत को राजभाषा बनाया जाए या अंग्रेजी को राजभाषा बनाया जाए। तो इस बात को लेकर के विद्वानों में बड़ा मतभेद था। तो आप ये समझ लेंगे, यहाँ पर आप हेडिंग लगा लेंगे कि संविधान में, हेडिंग लगा लेंगे आप संविधान में, संविधान में हिंदी का महत्व, संविधान में हिंदी का महत्व। तो सबसे पहले हमने बताया आपको कि बड़ा विवाद था हिंदी को लेकर के कि किसको राजभाषा बनाया जाए। तो उस पूरे विवाद को हम 4 भागों में डिवाइड करके समझ लेते हैं। जैसे कुछ लोगों का मानना ये था कि रोमन लिपि को अपनाते हैं हम, पर्शियन लिपि को अपनाते हैं और देवनागरी लिपि को अपनाते हैं।
कुछ लोगों का ये मानना था कि हम इन तीनों लिपियों को अपना लेते हैं और इन तीनों से जो भाषा मिलकर के बनेगी उसी भाषा को हम नाम दे देंगे हिंदुस्तानी भाषा का। तो कुछ विद्वानों का तो ये मत था। कुछ ने कहा नहीं ये तो सही नहीं रहेगा, तो कुछ ने कहा कि नहीं ऐसा नहीं करते हैं। उन्होंने अपना दूसरा मत दिया। उन्होंने कहा कि संस्कृत और बंगाली भाषा को हम क्या बना लेंगे, राजभाषा बना लेंगे। उन्होंने कहा कि या तो संस्कृत को हम राजभाषा बनाएंगे या फिर बंगाली को हम राजभाषा बनाएंगे। कुछ ने कहा नहीं ये भी सही नहीं है, तो उन्होंने अपना तीसरा मत दिया। उन्होंने कहा कि एक काम करते हैं, हिंदी को राजभाषा बना लेते हैं और इसकी लिपि हम क्या बना लेंगे, देवनागरी बना लेंगे। कुछ ने कहा नहीं ये बात भी सही नहीं है, तो उन्होंने चौथा मत दिया। उन्होंने कहा कि नहीं अंग्रेजी भाषा बने और जिसकी लिपि क्या हो, रोमन लिपि हो। तो ये कुछ विद्वानों ने क्या था, अपना अपना मत दिया था। परंतु इन चार मतों में से जो अपनाया गया वो मत आपका अपनाया गया था ये वाला, तीसरा वाला मत। बाकी सभी मतों को क्या कर दिया गया, खारिज कर दिया गया कि इनमें से बाकी हम किसी को नहीं बनाने वाले हैं कुछ भी। तो संविधान में ये प्रावधान रखा गया कि हम जो हिंदी भाषा है वो हमारी क्या होगी, राजभाषा होगी और जिसकी लिपि क्या होगी, देवनागरी होगी। ऐसा उल्लेख कहाँ किया गया, तो संविधान के जब अभी हम अनुच्छेद पढ़ेंगे 343 से लेकर के 351 तक, तो वहां पर इस बात का उल्लेख किया गया है। जैसे देखिएगा, अब राजभाषा का जो प्रयोग है प्यारे साथियों, वो हमारे संविधान के भाग नंबर 17 में किया गया है। देखो एक बात आपको ध्यान रखनी है, याद आपको क्या रखना है कि संविधान में राजभाषा के बारे में कुछ जगह पे वर्णन है। जैसे संविधान का भाग नंबर 17 राजभाषा का उल्लेख करता है अनुच्छेद 343 से 351 तक। संविधान का भाग नंबर 17 प्लस संविधान की 8वीं अनुसूची, ये भी राजभाषा के बारे में ही वर्णन करती है। इसमें 22 भाषाओं का उल्लेख है जो मूल रूप से 14 भाषाएं थी। उसके बाद में संविधान का आर्टिकल 120 और आर्टिकल 210 ये भी राजभाषा के बारे में एक प्रकार से वर्णन करते हैं। तो यहाँ पर आप पाएंगे, तो यहाँ पर आपको हिंदी के बारे में आपको क्या मिलेगा, वर्णन मिलेगा। तो संविधान का जो भाग नंबर 17 है, उस भाग नंबर 17 में जो अनुच्छेद होते हैं स्टार्ट, वो होते हैं 343 से 351 तक। याद रखेंगे संविधान का भाग नंबर 17 किससे जुड़ा हुआ है, तो राजभाषा से जुड़ा हुआ है। संविधान के भाग नंबर 17 में आर्टिकल कहां से स्टार्ट है, तो 343 से स्टार्ट है 351 तक ये आर्टिकल स्टार्ट है। इस भाग नंबर 17 को सुविधा के लिए हमने 4 भागों में डिवाइड कर दिया है। भाग नंबर 17 को सुविधा के लिए हमने 4 भागों में डिवाइड कर दिया ताकि हम आसानी से भाग नंबर 17 को समझ पाए। जैसे आप देखेंगे तो पहला जो हिस्सा है वो है संघ की राजभाषा। पहला जो हिस्सा है वो है संघ की राजभाषा। संघ की जो राजभाषा है अनुच्छेद 343 और 344, इन दो अनुच्छेदों में बताया गया है कि संघ की राजभाषा क्या होगी। उसके बाद में संघ का मतलब केंद्र की राजभाषा है। उसके बाद में राज्य की राजभाषा, दूसरा जो इसका पहलू है वो है राज्य की राजभाषा। अनुच्छेद 345 से 347 यानी 3 अनुच्छेदों में ये बताया गया है कि राज्य में जो राजभाषा होगी वो कौन कौन सी होगी या क्या क्या प्रावधान होंगे राजभाषा के परिप्रेक्ष्य में। फिर है सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट की भाषा। अनुच्छेद 348 और 349 यानी इन दो अनुच्छेदों में ये बताया गया है कि सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट में
हम किस भाषा का क्या करेंगे, प्रयोग करेंगे। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में किस भाषा का प्रयोग किया जाएगा, ये अनुच्छेद 348 और 349 में ये बात बताई गई है। अंत में हिंदी का विकास, अनुच्छेद 349, आर्टिकल 349, इसको 349 करेंगे आप, से 351 तक। अनुच्छेद 349 से 351 तक हिंदी भाषा का विकास या हिंदी भाषा का हम किस किस प्रकार से विकास कर सकते हैं, उन चीजों के बारे में समझाया गया है। तो भाग नंबर 17 को 4 भागों में बांटा गया। पहला, संघ की भाषा क्या होगी, यानी केंद्र की भाषा क्या होगी, आर्टिकल 343 से 344। दूसरा बताया गया कि राज्य की भाषा क्या होगी, जिसमें बताया गया कि अनुच्छेद 345 से 347। फिर बताया गया उसके बाद में कि जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट होगा उसकी भाषा क्या होगी, तो 348 से 349, और हिंदी का विकास 350 से 351। तो ये इस प्रकार से भाग नंबर 17 को हमने डिवाइड किया है। आइएगा हम एक एक करके अनुच्छेद को समझेंगे कि ये जो 343 से 351 अनुच्छेद हैं उनमें क्या क्या बताया गया है। हालांकि ये जो टॉपिक होता है ये संविधान का होता है, परंतु हम राजभाषा के बारे में पढ़ रहे हैं तो ये हिंदी से भी जुड़ा हुआ टॉपिक माना जाता है, तो हम इसको हिंदी में भी कवर कर लेंगे ताकि आपका एग्जाम में क्वेश्चन बने, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में कई बार क्वेश्चन बन चुके हैं। तो एग्जाम में यदि आपका क्वेश्चन बने तो आप उसको गलत ना कर पाए। आइएगा समझते हैं। जैसे सबसे पहले आप समझेंगे अनुच्छेद 343। अब अनुच्छेद 343 में कुछ क्लाउज हैं। देखो बेटा, क्लाउज का मतलब क्या होता है, जैसे ये हो गया अनुच्छेद, तो इसके अंदर के जो पार्ट होते हैं उनको बोल देते हैं हम क्लाउज। तो अनुच्छेद जो 343 है उस 343 में कुछ क्लाउज हैं। जैसे 343 का फर्स्ट या 343 का एक, ये कहता है कि हिंदी भारत की राजभाषा होगी, इसकी लिपि क्या होगी, देवनागरी होगी। आपसे कोई पूछा है, बताइएगा हिंदी क्या है, राजभाषा है, राष्ट्रभाषा है, संपर्क भाषा है या संवैधानिक भाषा है, ये तमाम ऑप्शन आपके पास में हो तो आपको एक ही चीज बताना है कि हिंदी भारत की राजभाषा है। आपसे अगर पूछा जाए कि राजभाषा तो है हिंदी भारत की, लेकिन ऐसा बताओ लिखा हुआ कहाँ है, कहाँ लिख रहा है कि हिंदी भारत की राजभाषा है, तो आप उसको समझाइएगा। संविधान का आर्टिकल 343 का क्लाउज फर्स्ट कहता है कि हिंदी भारत की क्या होगी, राजभाषा होगी, जिसकी लिपि क्या होगी, देवनागरी होगी। तो 2 पॉइंट यहाँ से जुड़े हुए हैं। हिंदी भारत की राजभाषा है, पहली बात। इसका उल्लेख कहाँ है, आर्टिकल 343 के क्लाउज फर्स्ट में है। तीसरी बात, हिंदी किस लिपि में लिखी जाएगी, तो देवनागरी में लिखी जाएगी, ये भी आप लोग याद रखेंगे। तो ये 343 के क्लाउज फर्स्ट में ये बात कही गई है। उसके बाद में अनुच्छेद 343 का क्लाउज 2 क्या कहता है, 2 कहता है कि संविधान के प्रारंभ से, यानी जब से संविधान बना है, संविधान के प्रारंभ से। अब संविधान कब बना है, तो देश आपका 15 अगस्त 1947 को आजाद हो गया है, जिसको हम बनाते हैं किसके रूप में, इंडिपेंडेंस डे के रूप में। लेकिन संविधान बनने में 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे थे। तो आप देखेंगे तो संविधान पूर्ण रूप से जो बन के तैयार हो गया था वो 26 नवंबर 1949 को बनकर के तैयार हो गया था। अब 26 नवंबर 1949 को बनकर के तैयार हो गया था, लेकिन इसको जो लागू किया वो 26 जनवरी 1950 को लागू किया था। अब 26 जनवरी 1950 को लागू किया, यानी हमने संविधान बना 26 नवंबर 1949 को, लागू किया 26 जनवरी 1950 को। 1.5-2 महीने की हमने क्या की थी, प्रतीक्षा की थी। प्रतीक्षा की इसका मतलब ये है कि हमने वेट किया
और वेट किया, उसकी कुछ खास वजह थी। जब आपको संविधान की क्लास हम लेंगे तो उसमें ये सारी की सारी चीजें आपको समझा दी जाएंगी कि आखिर हमने ये इतना लंबा वेट क्यों किया, क्यों हमने 2 महीने की प्रतीक्षा की थी। तो वो सारी की सारी चीजें आपको उस समय पर संविधान वाली क्लास में आपको समझा दी जाएंगी। तो आप यहां समझेंगे तो 343 का क्लाउज 2 कहता है कि संविधान के प्रारंभ से 15 वर्षों तक अंग्रेजी में देश के कामकाज किए जाएंगे। क्या कहता है 343 क्लाउज 2 कि जब से संविधान प्रारंभ हुआ, यानी कि आप मान सकते हो 1950, उसके 15 वर्षों तक यानी 1965 तक देश के जितने भी कामकाज होंगे सभी वो किस भाषा में किए जाएंगे, अंग्रेजी भाषा में किए जाएंगे। ये बात कह दी गई थी संविधान के आर्टिकल 343 के क्लाउज नंबर 2 में। फिर अनुच्छेद नंबर 343 का ही क्लाउज नंबर 3 क्या कहता है कि संसद चाहे तो अंग्रेजी को 15 वर्ष की अवधि के पश्चात कानून बना करके इसका प्रयोग कर सकती है। यानी संसद के पास में ये अधिकार दे दिया गया कि संसद यदि चाहे तो 15 वर्ष जैसे ही पूरे हो जाए यानी 1965, तो उसके बाद भी वो कानून बना करके हिंदी अंग्रेजी को आगे प्रयोग कर सकती है। यानी पहले बाउंडेशन रखी गई प्यारे साथियों 15 वर्षों की, फिर 15 वर्षों के बाद में इसमें ये कह दिया गया क्लाउज नंबर 3 में कि संसद यदि चाहेगी तो 15 वर्षों के बाद भी अंग्रेजी को देश के कामकाज के लिए प्रयोग कर सकती है, लेकिन संसद को एक विधेयक लाना होगा, एक कानून लाना होगा, उस कानून को पारित कराना होगा, तभी ऐसा हो पाएगा। तो ये 343 क्लाउज नंबर 3 में कह दिए। अनुच्छेद 344 क्या कहता है? तो अनुच्छेद 344 कहता है कि भाषा के संबंध में राजभाषा आयोग के गठन का प्रावधान। अनुच्छेद 344 कहता है कि हम भाषा के परिप्रेक्ष्य में क्या कर सकते हैं, राजभाषा आयोग का हम गठन कर सकते हैं। और यहां से देखो कई बार एग्जाम में क्वेश्चन बना है क्योंकि राजभाषा आयोग का गठन भी किया गया है। तो पहला जो राजभाषा आयोग था उसका गठन जो किया गया था वो 7 जून 1955 को किया गया था। राजभाषा आयोग का गठन 7 जून 1955। गठन किया किसने? तो गठन सामान्य जो करता है वो राष्ट्रपति करता है। तो इसका जो गठन किया था उस समय राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इसका क्या किया था? गठन किया था। अध्यक्ष बनाया गया था बीजी खेर को। बीजी का मतलब है बाल गंगाधर खेर। इनको क्या बनाया गया था? अध्यक्ष बनाया गया था। प्रारंभ में जो सदस्य थे इसमें वो 21 सदस्य थे, यानी 20 सदस्य थे, मेंबर थे प्लस एक अध्यक्ष। तो कुल मिलाकर के प्रारंभ में जो इसमें सदस्य थे वो कुल 21 सदस्य थे। वर्तमान में जो सदस्य होते हैं इसमें वो होते हैं, अगर वर्तमान में राजभाषा आयोग का गठन किया जाएगा तो ये प्रावधान है कि जितनी भाषा की उतने ही क्या होंगे, सदस्य होंगे, प्लस एक क्या होगा उसमें अध्यक्ष होगा। तो ये सारी बातें कह दी गई हैं संविधान अनुच्छेद 344 में। फिर है अनुच्छेद 345। ये 345 क्या कहता है? ये कहता है कि राज्य में प्रयोग की जाने वाली भाषा। अनुच्छेद 345 कहता है कि राज्य में हम किस भाषा का प्रयोग करेंगे, ये अनुच्छेद 345 ही डिसाइड करेगा। एक बात इसमें और कह दी गई कि राज्य का विधानमंडल, विधानमंडल क्या होता है प्यारे साथियों? जैसे केंद्र में संसद होता है वैसे ही ये इक्वल होता है राज्य में विधानमंडल के। विधानमंडल जैसे आप देखेंगे तो संसद के 3 अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। वैसे ही विधानमंडल के भी आपके 3 ही अंग होते हैं लगभग कुछ राज्यों को छोड़ करके, जिसमें से एक होता है विधानसभा, एक होता है विधान परिषद और एक हो जाता है आपका राज्यपाल। तो राज्य का विधानमंडल एक या एक से अधिक भाषाओं को राजभाषा का दर्जा दे सकता है। देखिए ये राज्य के विधानमंडल पर निर्भर है कि यदि वो चाहे तो 2 भाषाओं को भी राजभाषा बना सकता है, वो चाहे तो 3 भाषाओं को भी राजभाषा बना सकता है,
जैसे आप अगर देखेंगे तो हम उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं और हमारे उत्तर प्रदेश की जो राजभाषा है प्यारे साथियों वो दो राजभाषा है। एक तो राजभाषा हमारी हिंदी है जिसमें हम आपसे बातचीत कर रहे हैं, हम वार्तालाप कर रहे हैं, और दूसरी जो हमारी राजभाषा है वो आपकी उर्दू है। तो उत्तर प्रदेश की दो राजभाषा है। अगर पूछा जाए कि किस आर्टिकल के तहत है तो वो जो आर्टिकल आपका है वो आर्टिकल 345 है। ये बातें 345 में कह दी गई हैं। अब 345 के बाद में जो अगला अनुच्छेद है वो है 346। 346 क्या कहता है? 346 में कहा गया कि एक राज्य से दूसरे राज्य के बीच प्रयोग की जाने वाली भाषा। इसमें कहा गया है कि अगर हम दो विभिन्न या दो अलग अलग भाषाई राज्यों में वार्तालाप करेंगे तो जिस भाषा को हम चुनेंगे दोनों में वार्तालाप करने के लिए वो उसका जो प्रावधान है वो अनुच्छेद 346 में है। 347 क्या कहता है कि जनसंख्या की मांग पर राजभाषा का दर्जा देने का प्रावधान। 347 कहता है कि अगर जनसंख्या मांग करेगी किसी भाषा को लेकर के कि इस भाषा को राजभाषा बनाया जाए तो उस पर विधानमंडल में चर्चा की जाएगी एक प्रकार से। अनुच्छेद 348 कहता है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में प्रयोग की जाने वाली भाषा। अनुच्छेद 348 कहता है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में किस भाषा का हम प्रयोग करेंगे, ये उल्लेख संविधान के आर्टिकल 348 में है, 348 में है। एक बात इसमें और कह दी गई है कि जब तक संसद उपबंध न कर ले, यानी जब तक संसद कानून न बना ले, व्यवस्था न कर ले, तब तक सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में अंग्रेजी का प्रयोग किया जाएगा। ये आज भी होता है। जब तक संसद उपबंध न कर ले, कानून न बना ले, विधि न बना ले, लॉ न बना ले, तब तक सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में हम अंग्रेजी भाषा का प्रयोग करेंगे। ये बात आज भी लागू है, ये अभी भी इसका प्रयोग होता है। अनुच्छेद 349 क्या कहता है? 349 कहता है कि भाषा के संबंध में नियम व फेरबदल का प्रावधान। भाषा के परिप्रेक्ष्य में अगर कोई नियम व कानून बनाना होगा, फेरबदल करना होगा, तो वो आर्टिकल 349 के तहत ही किया जाएगा। अनुच्छेद 350 कहता है कि भाषाई अल्पसंख्यक को उनकी भाषा में शिक्षा देने का अधिकार। देखो, अल्पसंख्यक दो प्रकार के होते हैं लगभग मुख्यतः। एक होते भाषाई अल्पसंख्यक, एक होते धार्मिक अल्पसंख्यक। जैसे यदि आप भारत के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो जो धार्मिक अल्पसंख्यक है उसमें आप देखेंगे तो सिख आ जाएंगे, उसमें आप देखेंगे तो आपके ईसाई आ जाएंगे, मुस्लिम आ जाएंगे, ये अल्पसंख्यक हैं। भारत में जो बहुसंख्यक हैं वो हिंदू कम्युनिटी है। अगर हम भाषाई अल्पसंख्यक को देखेंगे तो जैसे आप देखेंगे तो हिंदी बोलने वाले यहाँ पर क्या है, ये बहुसंख्यक लोग हैं। अल्पसंख्यक में आप रख सकते हैं एक प्रकार से, जैसे हो जाएगा आपका, मान सकते हैं मिरी हो जाएगा, तमिल हो जाएगा, ये लोग अल्पसंख्यक हैं। क्योंकि इनकी तुलना अगर हम करेंगे हिंदी भाषी लोगों से तो उनकी तुलना में इनकी संख्या क्या है, कम है। इसलिए हम बोल देंगे कि ये जो आप देख पा रहे हैं सारे के सारे अल्पभाषी लोग हैं। तो आर्टिकल 350 में यही कहा गया है कि अगर वो चाहेंगे तो उनकी हम भाषा में उनको क्या देंगे, शिक्षा देंगे। अनुच्छेद 351 कहता है कि हिंदी के विकास के लिए निर्देश, कि आखिर हम हिंदी का विकास कैसे कैसे करें, उसके लिए जो निर्देश हैं वो आर्टिकल 351 में दिए गए हैं। तो हिंदी के विकास के लिए जो निर्देश हैं वो संविधान के आर्टिकल 351 में दे दिए गए हैं। अब हिंदी के विकास के लिए बहुत सारे कदम उठाए गए उसमें, जैसे कि आप देख सकते हैं तो हम विश्व हिंदी सम्मेलन करते हैं। उसके करने का जो उद्देश्य है वो यही है कि दुनिया भर में हिंदी का प्रचार प्रसार हो सके। तो बहुत सारे कदम हम उठाते हैं, हमने बहुत सारे कदम उठाए भी हैं कि हाँ, जिससे हिंदी का क्या हो सके, विकास हो सके। तो ये संविधान में जो भाग नंबर 17 और उससे जुड़े हुए आर्टिकल्स हैं, ये सारे के सारे आर्टिकल्स हमने आपको समझा दिए हैं। इसके बाद में आगे हम और समझते हैं चीजें। यदि आप देखेंगे तो आप
थोड़ा सा देखिएगा, जैसे यहां समझेंगे। भारत में हिंदी भाषी राज्य है साथियों, यदि आप पाएंगे तो भारत में हिंदी भाषी जो राज्य हैं वो 9 राज्य हैं। भारत में कुल 9 राज्य हैं जहां पर हिंदी को आधिकारिक भाषा के रूप में दिया गया है। कितने राज्य हैं? 9 राज्य हैं जहां पर हिंदी को आधिकारिक भाषा के रूप में चुना गया है। और साथ में एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली भी है जहां पर हिंदी को हमने आधिकारिक भाषा के रूप में चुना है। तो 9 राज्य हैं और एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है, तो टोटल कितने हो जाते हैं? ये 10 हो जाते हैं। कुल कितने हो जाते हैं? 10 हो जाते हैं। हिंदी राज्य कौन कौन से हैं? जैसे बिहार है, जैसे छत्तीसगढ़ है, हरियाणा है, हिमाचल प्रदेश है, झारखंड है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश। ये जो आप देख पा रहे हैं ये सभी क्या है? हिंदी भाषी राज्य है। अब अगर हम इनका थोड़ा सा प्रतिशत भी देख लें तो आप ये देखिएगा, ये एक रिपोर्ट है और इस रिपोर्ट के अनुसार कहां पर कितने % लोग हिंदी बोलते हैं। तो सबसे पहले आप ये देखेंगे तो ये हिमाचल प्रदेश वाला हिस्सा है। इस हिमाचल प्रदेश में 85.88% लोग हिंदी बोलते हैं। यानी आप मान सकते हैं लगभग 86% लोग हिंदी बोलते हैं और 14% लोग वो हैं जो हिंदी को नहीं बोलते हैं। यहां देखेंगे तो आपका ये उत्तराखंड वाला हिस्सा है और इस उत्तराखंड वाले हिस्से में 89% लोग लगभग क्या बोलते हैं? हिंदी को बोलते हैं। ये आपका यूपी है और यूपी में 94% लोग क्या बोलते हैं? हिंदी को बोलते हैं। 94% लोग। यूपी के बाद में ये बिहार है और बिहार में 77.52% लोग क्या बोलते हैं? हिंदी बोलते हैं। ये आपका छत्तीसगढ़ है और छत्तीसगढ़ में 83% लोग हिंदी बोलते हैं। ये आपका मध्य प्रदेश से, मध्य प्रदेश में 88% लगभग लोग हिंदी बोलते हैं। राजस्थान में लगभग 89% लोग हिंदी बोलते हैं। और उसके बाद में आप देखेंगे तो दिल्ली में 84% लोग हिंदी बोलते हैं और ये हो जाएगा हरियाणा। हरियाणा में 88% लोग हिंदी बोलते हैं। हिंदी का तात्पर्य हिंदी से जुड़ी हुई सभी भाषाएं हैं। जो आपको हमने हिंदी से जुड़ी हुई भाषाएं समझाई थी वो भी सभी इसी में शामिल है। तो ये कुछ एक मैप है जिसके माध्यम से आप समझ सकते हैं कि भारत में कहां कहां पर कितने लोग बोलते हैं हिंदी। तो ये आप लोग एक मैप के माध्यम से चीजों को समझ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं तो इसके बाद आप देखेंगे तो ये कुछ हिंदी से जुड़े हुए और महत्वपूर्ण तथ्य हैं। जैसे जो विश्व हिंदी सम्मेलन हुए हैं ये उन्हीं की सूची है, एक बार ध्यान से समझ लेंगे। जैसे आप देखिएगा विश्व हिंदी सम्मेलन, विश्व हिंदी सम्मेलनों की सूची निम्नलिखित है। पहला जो विश्व हिंदी सम्मेलन था वो 10 से 14 जनवरी 1975 को नागपुर यानी भारत में हुआ। पहला विश्व हिंदी सम्मेलन 10 से 14 जनवरी 1975 नागपुर में हुआ है। और देखो 10 से शुरू हुआ था इसलिए हम विश्व हिंदी दिवस कब मनाते हैं? 10 जनवरी को ही मनाते हैं। दूसरा 28 से 30 अगस्त 1976 को पोर्ट लुई में हुआ। पोर्ट लुई पड़ता है मॉरिशस में। तीसरा जो विश्व हिंदी सम्मेलन था वो 28 से 30 अक्टूबर को हुआ। 28 से 30 अक्टूबर 1983 को हुआ नई दिल्ली भारत में। चौथा जो विश्व हिंदी सम्मेलन था वो 2 से 4 दिसंबर 1993 को हुआ। पोर्ट लुई मॉरिशस में ही हुआ है। पांचवा जो विश्व हिंदी सम्मेलन है वो 4 से 8 अप्रैल 1996 को हुआ पोर्ट ऑफ स्पेन में, या त्रिनिडाद और टोबैगो भी इसको बोल लेंगे आप लोग। छठा विश्व हिंदी सम्मेलन 14 से 18 सितंबर 1999 को हुआ लंदन में, यूके में हुआ।
उसके बाद में 7वां विश्व हिंदी सम्मेलन 6 से 9 जून 2003 को हुआ और ये हुआ था पारामारिबो। ये कहाँ हुआ? पारामारिबो में हुआ, सूरीनाम में। 7वें के बाद में जो 8वां विश्व हिंदी सम्मेलन है वो 13 से 15 जुलाई 2007 को हुआ, न्यूयॉर्क। और न्यूयॉर्क कहाँ पड़ता है? संयुक्त राज्य यूएसए में हुआ। 8वें के बाद 9वां जो विश्व हिंदी सम्मेलन है वो 22 से 24 सितंबर 2012 को हुआ और ये जोहान्सबर्ग में हुआ। जोहान्सबर्ग पड़ता है प्यारे साथियों दक्षिण अफ्रीका में। तो यहाँ पर ये क्या हुए हैं? विश्व हिंदी सम्मेलन हुए। इसके बाद आप देखेंगे तो 10वां जो विश्व हिंदी सम्मेलन है वो 10 से 12 सितंबर 2015 को भोपाल भारत में हुआ। उसके बाद में जो 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन है वो 18 से 20 अगस्त 2021 को हुआ, पोर्ट लुई मॉरिशस में हुआ। फिर उसके बाद में जो 12वां और अंतिम विश्व हिंदी सम्मेलन है वो 15 से 17 फरवरी 2023 को हुआ है और ये हुआ था नाड़ी में, और नाड़ी पड़ता है कहाँ पर? फिजी में। तो ये इस प्रकार से आपके क्या हुए हैं? विश्व हिंदी सम्मेलन हुए हैं। अब इस अध्याय के हम लगभग अंतिम चरण में पहुंच चुके हैं। इस अध्याय को लगभग हम अच्छे से कंप्लीट कर चुके हैं। इसमें थोड़ा बहुत और कुछ बचा हुआ है। जैसे आप देखेंगे तो राष्ट्रभाषा आंदोलन से संबंधित साहित्यिक कुछ संस्थाएं आपको याद रखनी है। यहाँ से कई बार पूछा गया, ये क्वेश्चन पूछा गया है कि नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना हुई थी 1893 में। नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना 1893 में हुई है। इसका मुख्यालय वाराणसी है और इसके जो स्थापनाकार थे वो थे श्याम सुंदर दास और राम नारायण मिश्रा। ये इसके कौन थे? स्थापनाकार थे। दूसरा हिंदुस्तान अकेडमी। ये जो हिंदुस्तान अकेडमी है इसकी स्थापना 1927 में हुई थी। इसका मुख्यालय इलाहाबाद है यानी प्रयागराज। फिर है राष्ट्रभाषा प्रचार समिति। ये जो राष्ट्रभाषा प्रचार समिति है स्थापना 1936 में हुई है। मुख्यालय इसका कहाँ पर है? वर्धा में। फिर है गुजरात विद्यापीठ। तो ये जो गुजरात विद्यापीठ है स्थापना 1920 में हुई है और अहमदाबाद में इसका क्या है? मुख्यालय है। अंत में है दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा। दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा, इसकी स्थापना 1927 में हुई थी और इसका जो मुख्यालय है वो प्यारे साथियों मद्रास में है। तो ये कुछ संस्थाएं आपको याद रखनी है। हमें पूरी उम्मीद है कि आप यहाँ तक चीजों को बड़े अच्छे से आप समझ पाए होंगे। आपने क्लास को बड़े संयम के साथ में लिया और ये एक प्रकार से अंतिम क्लास थी हिंदी भाषा के उद्भव और विकास पर। तो आप लोगों ने इस क्लास को बड़े संयम के साथ में, और इसी क्लास को नहीं आपने सभी क्लासों को बहुत ही संयम के साथ में आपने समझा। तो आपका ये जो टॉपिक है वो आपका कंप्लीट हो गया है और अब आप लोग ये करेंगे कि आप प्यारे साथियों जो भी विद्यार्थी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं वो हिंदी की प्लस जीएस की या अन्य किसी भी सब्जेक्ट की अगर वो विधिवत तरीके से एक सिस्टेमेटिक तरीके से यदि वो तैयारी करने के इच्छुक हैं तो आप कोशिश करेंगे कि आप उनको आप ये वीडियो शेयर कर दें। आप उनसे कहीं आप उनको चैनल के बारे में बताएं कि हाँ इस चैनल पर इस विधिवत तरीके से आपको सभी क्लासें मिल रही हैं। तो आप प्यारे साथियों इस क्लास को शेयर कर दें आप अपने मित्रों को, क्योंकि जैसे जैसे हमें टाइम मिलता रहेगा, जैसे जैसे हम फ्री होते रहेंगे, हम आपकी क्लासें अपलोड करते रहेंगे यूट्यूब चैनल पर। ये सभी क्लासें आप सभी जानते हैं कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट हैं।
हमारा भी एक दायित्व है कि अगर हमने भी सिलेक्शन लिया है तो उस सिलेक्शन से, उस ज्ञान से किसी दूसरे व्यक्ति को भी थोड़ा बहुत लाभ हो जाए। क्योंकि अगर आपके पास में कुछ है तो आप कोशिश करें कि आप उसको दूसरे को दें। यदि आप लोग देने के लायक हैं, देने के आप लोग काबिल हैं, तो प्यारे साथियों दूसरे की आप मदद जरूर कर सके। धन से नहीं कर सकते तन से करें, तन से नहीं कर सकते मन से करें आप लोग, लेकिन दूसरे की मदद अवश्य करें। तो प्यारे साथियों अब जो हम क्लास लेंगे नेक्स्ट क्लास, वो आपकी होगी हिंदी वर्णमाला पर। हिंदी वर्णमाला से अधिकतर जितने भी अध्यापक लोग हैं वो हिंदी की क्या करते हैं, शुरुआत करते हैं। लेकिन हमने आपको बताया था कि हिंदी की शुरुआत अगर हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से शुरू की जाए तो वो हिंदी भाषा का उद्भव और विकास से शुरू की जाए। हालांकि उतनी गहराई से इसको ना लिया जाए ताकि हम साहित्य में भी इसको कवर ना कर सके, हमें उतना ही पढ़ लिया जाए जिससे कि हमें हमारे अंदर हिंदी की एक समझ डेवलप हो जाए। इतनी गहराई से हमें इन चीजों को पढ़ लेना चाहिए। तो हमने इस टॉपिक को आपको लगभग लगभग 5 क्लासों में ये हमने कंप्लीट करा दिया है। और अब जो हमारी क्लास होगी वो 6ठे नंबर की जो क्लास होने वाली है वो आपकी वर्णमाला पर होगी। तो प्यारे साथियों एक बार फिर से आप समझ लेंगे कि आपकी जो अभ्यास क्लास है, प्रैक्टिस क्लास होने वाली है हिंदी की, वो इस थ्योरी क्लास से बिल्कुल अलग होगी। थ्योरी क्लास आपकी अलग प्लेलिस्ट हम डाल देंगे यूट्यूब पर और प्रैक्टिस क्लास की हम अलग से प्लेलिस्ट डाल देंगे। तो अब एक टॉपिक आपका ये कंप्लीट हो गया है। तो इसी टॉपिक की अब आपकी डेली वाइज क्या कराएंगे, हम प्रैक्टिस कराएंगे। तो आप लोग ये थ्योरी क्लास भी बराबर लेते हुए चले और आप लोग कोशिश करें कि आप लोग प्रैक्टिस क्लास को भी बराबर ले। बाकी आप इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें, अद्वैत एसीआई को। तो ये आज की अंतिम क्लास थी, आप लोगों ने समय दिया उसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत आभार है, बहुत बहुत धन्यवाद है।